मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में पढ़ना है श्वसन। तो इसके एक पहले हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें जैव प्रक्रम से संबंधित पोषण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने देखा था बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। आज हम लोग देखेंगे श्वसन, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही एक चैप्टर है श्वसन। जीवधारियों में श्वसन कैसे होता है और श्वसन की कौन सी विधियाँ हैं, तो इस सब पर आधारित एक कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। आइए देखते हैं उसे। इसमें पहला प्रश्न है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो उस जैव प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन, पोषण या उत्तेजनशीलता। तो हम जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो श्वसन के द्वारा होता है। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? यानी कि श्वसन की क्रिया जब होती है तो उसमें किस गैस को ग्रहण किया जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन O2 या फिर N2 नाइट्रोजन। तो श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न है, वायवीय श्वसन का दूसरा चरण पूर्ण होता है, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन का दूसरा चरण पूर्ण होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर केंद्रक में, या एक ऑप्शन और है हरित लवक। इसमें से बताना है कि किसमें पूर्ण होता है। जानते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक होता है श्वसन का एक दूसरा भी प्रकार है अवायवीय, जो वायु की उपस्थिति में होता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है वो दो चरणों में होता है। पहले चरण कोशिका द्रव्य में पूरा होता है और जो उसका दूसरा चरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और तब जाकर के जो भोजन के अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है या फिर शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इसमें दूसरा चरण जो पूर्ण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको ऊर्जा का कोशिका गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है उसे। चौथा प्रश्न है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं को पहुंचता है? पौधों में श्वसन से संबंधित है कि पौधों में आखिर कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा, पराशण द्वारा, किण्वन द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसमें पौधों में जो जिस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी कि पौधे जो है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो विसरण है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना या फिर फूल। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होता है, उसमें पात रंध्र होता है पौधों के तनों में, जिसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। छठवां प्रश्न है, निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? माने निश्वास का मतलब होगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें किस वायु का प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहता है? तो इसमें CO2 का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है, विघटन, परिवर्तन होता है या फिर संश्लेषण होता है? तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है कि वो जो भोजन के जो अणु होते हैं वो छोटे भोज्य पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है श्वसन की क्रिया के द्वारा, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि उसमें विघटन होगा। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। आठवां प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में या फिर इनमें से कोई नहीं? मनुष्य में जो श्वसन वर्णक पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, हीमोग्लोबिन। आइए देखें, नौवां प्रश्न है, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो इसमें दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया सहायक होती है, यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही दही का जमना शुरू होता है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है गिल्स, फेफड़ा, ट्रैकिया या फिर गिल कोष्ठ। कीटों में प्रमुख श्वसन जो होता है वो
वो ट्रैकिया होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? एडीपी, एटीपी, एनएडी या फिर एफएडी? तो इसमें ऑप्शन है, इसमें जो कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का जो सार्वजनिक वाहक होता है वो एटीपी अणु होता है, यानी कि सजीवों में या कोशिकाओं में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो एटीपी अणुओं के रूप में संचित होता है, यानी कि एटीपी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित में से किस तरह से भिन्न होती है? पहला ऑप्शन है, पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, या फिर जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पौधों और जंतुओं की जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें भिन्न वो दिखा रहे हैं, यानी कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है जंतुओं के श्वसन से जिन चारों तरीकों से 3 तरीकों जो दिए गए उस पर भिन्न होती हैं। कैसे देख लेते हैं? देखिए, पौधे के प्रत्येक भाग में जो श्वसन होता है वो अलग अलग होता है। पौधों की पत्तियों में श्वसन अलग होता है, उसके तनों में तना में जो बात रंध्र होते हैं, यानी कि जो एस्टोमेटा होता है, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके जड़ों में जो श्वसन होता है वो अलग होता है विसरण के द्वारा। तो इस तरीके से पौधों के प्रत्येक भाग में श्वसन अलग होता है, जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। सजीवों में या जंतुओं में जो होता है वो श्वसन एक इकाई के रूप में होता है, एक ही बार में होता है। तो पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि उसमें। और ये सी है कि जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की जो गति होती है वो तेज़ होती है। पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है लेकिन जंतुओं में तेज़ होता है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन तीनों सही है, यानी कि तीनों तरीके से ये भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिकीय ईंधन जो होता है, यानी कि जब कोशिकाओं में या जंतुओं में जब श्वसन की क्रिया होती है तो कोशिकाओं के लिए ईंधन का जो काम करता है वो ग्लूकोज होता है, यानी कि भोजन के अणु जो है कि टूटते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज अणुओं से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में, या फिर एक और ऑप्शन दिया है इसमें केंद्रक द्रव्य में। तो अवायवीय श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में पूरी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, कोशिका द्रव्य। जबकि जो वायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूरा होता है और वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पूछ रहा है तो वो इस तरह से कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है 1, 2, 3 या फिर 4? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी का जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ये जो ट्राईफॉस्फेट, ट्राई शब्द होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब 2 होता है। तो इस तरीके से ट्राई, चूँकि एटीपी जो होता है, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो इस तरीके से इसमें 3 संख्या होती है। इसका ऑप्शन सी सही है, 3। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, एस्टोमेटा में, कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास इसमें ये होता है। ऑप्शन ए सही इसका जवाब है। 19 नंबर है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
इसमें ऑप्शन दिया है 30.5 किलो जूल पर मोल, या फिर 305 किलो जूल, 3.5 किलो जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी अणुओं के टूटने से। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया होती है। ये कहाँ होती है? पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो बनने की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वायवीय श्वसन में होता है और इस तरीके से वहाँ पे श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है कि अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें से निकलता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये सब क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? किस प्रकार के श्वसन में बनता है एथिल अल्कोहल? वायवीय, अवायवीय, या इसमें ऑप्शन दोनों दिया है, यानी कि ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एथिल अल्कोहल बनता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, या फिर परिवर्तन। श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ के जो अणु होते हैं या जो भोज्य पदार्थ होता है उसका वो टूटते हैं ग्लूकोज के अणुओं में, यानी कि उसका विघटन होता है। इसका ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक। तो जो अवायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अभी क्वेश्चन इसके पहले भी मिला था। इसका ऑप्शन बी सही है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, इनमें इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, या फिर सुक्रोज का। तो इसमें सही जवाब है, इसमें ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है? तो ये विसरण के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये प्रश्न भी पहले मिला हुआ था। 28वां प्रश्न है, मनुष्य में ट्रैकिया पाए जाते हैं उपास्थि के बने पूर्ण वलय में, या फिर उपास्थि के बने अपूर्ण वलय में, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय में, या क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय में। तो इसका जो जवाब है ये उपास्थि के बने अपूर्ण वलय के इससे संबंधित है। आणविक ऑक्सीजन में उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? तो ये जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में रंध्र होता है। और अगला प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस रहती है? तो इसमें CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है इसको ATP कहते हैं, यानी कि ATP जो अणु ऊर्जा जो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि वो ATP अणुओं के रूप में कोशिका में संचित होती है, और इसलिए उसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में उसको जाना जाता है।